सया जमील की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। जवान बेटे की बीमारी का सुनकर वो सहम गए थे। मदिया को उन्होंने घर भेज दिया था। अस्पताल में मौजूद हर शख्स एक दूसरे से नसें चुरा रहा था। सब लोग अपने आप को कसूरवार समझ रहे थे, हालांकि उनमें से किसी का कसूर नहीं था। सादे से जोड़े में बड़ी सी चादर लपेटे वो अस्पताल आई थी। राहदारी में रखे सोफे पर रूहान अकेला बैठा था। उसका सर झुका हुआ था। आनंद ने उसे इस तरह देखा तो उसकी जाने पड़ी। वो उसके पास बैठ चुकी थी, जबकि रूहान को महसूस भी नहीं हुआ था। आनंद ने अपना सर्द हाथ रूहान के हाथ पर रखा था। वो एकदम चौंका। चेहरा उठाकर देखा तो आनंद को अपने पास पाया था। सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, वो तसल्ली दे रही थी। रूहान की आंखें सुर्ख अंगारा थीं, उनमें नमी झिलमिला रही थी। वो जाने कैसे खुद पर सब किए बैठा था। हश्याम मेरा सब कुछ है। वो बस इतना ही कह पाया था। आनंद ने उसे कभी इतना दुखी और संजीदा नहीं देखा था। वो खुद डर गई थी कि आशाम की हालत जाने कितनी खराब थी। आशाम के साथ पेरिस में गुजरे वो दिन उसकी आंखों के सामने घूमने लगे थे, जब वो एक अच्छे सामीन और एक अच्छे हमदर्द की सूरत में मौजूद था। उसे रूहान को नहीं बताया था कि हानम जिंदा थी। वो उसकी खुशी में खुश था। एक बार अपनी ख्वाहिश का इजहार करने और हानम का इनकार सुनने के बाद उसे कभी हानम को तंग नहीं किया था। वो सतही मर्द हरगिज़ नहीं था। उसकी बातों में और उसके साथ में एक ठहराव था। हानम ने उसे शिद्दत पसंद नहीं पाया था। वो मजबूत किरदार का मालिक था। जाने अल्लाह ने उसे किस मिट्टी से बनाया था कि कभी कोई शिकवा नहीं किया था। उसने हमेशा रूहान का साथ दिया था। आनंद ने आंखें बंद करके सोफे से टेक लगा लिया था। उसका हाथ अभी तक रूहान के हाथ पर था। रूहान को उसके हाथ का सख्तपन महसूस हुआ था, जो ठंड और मौसम की वजह से था। उसने अपने दोनों हाथों में आनंद का नाजुक हाथ दबा लिया था। वजह अपने गर्म हाथों से उसके सर्द पड़ते हाथ को गर्माइश पहुंचाना था। बारिश में भीगी रात आहिस्ता आहिस्ता सिरकने लगी थी। अगले दिन शाम के वक्त हशाम को होश आया था। बीजान भी अस्पताल में मौजूद थी। वो थोड़ी थोड़ी देर सबसे मिला था। उससे बोला नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी हौसले पर था। मुझे यकीन नहीं होता कि शामू काका मुझे धोखा दे सकता है। रूहान ने शिकवा किया था। हशाम मुस्कुरा दिया था, फीकी सी मुस्कुराहट। मैं हानम से ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। हशाम ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी। रूहान ने इस बात में सर हिला दिया था। आदम उसकी ख्वाहिश का सुनकर हैरान रह गई थी। रात भर जागने की वजह से उसकी आंखों में गुलाबीपन उभर आया था। वो काफ़ी थकी हुई महसूस कर रही थी। वो कांपते कदमों से कमरे में दाखिल हुई थी। हशाम को इस तरह बिस्तर पर लेटे देखकर आदम को दुख हुआ था। डॉक्टर ना जाने किन किन टेस्टों के लिए उसकी रगों से खून निकाल रहे थे। आदम को अपने सामने देखकर हशाम की आंखों में एकदम चमक उभरी थी। हल्का सा मुस्कुराया था, साहिरों वाली मुस्कुराहट। अनम उसके बेड से कुछ फासले पर रखी कुर्सी पर बैठ चुकी थी। माफ़ कर दो मुझे, मैंने आपकी ज़िंदगी की सबसे हसीन पल तबाह कर दिए। अनम ने तड़प कर उसे देखा था। ऐसी बात नहीं है, अब जल्दी ठीक हो जाएंगे। अनम की बात सुनकर हरशाम के लबों पर इस्तसाइया मुस्कुराहट उभरी थी। वो जैसे खुद पर हंसा था। मैं आपको आज एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक खूबसूरत कहानी। हरशाम की बात पर अनम उलझी। ये कहानी है हानी और आरजे की। ये कहानी है एंजल और मून की। ये कहानी है उम्मे हानम और रूहान जबील की। और ये दास्तान है ज़िंदगी के 7 पहरों की। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, इश्क की दास्तानें, लेकिन आज मैं अपनी पसंदीदा दास्तान सुनाने जा रहा हूँ। क्या सुनेंगी आप? दो सल्फाइड्स की दास्तान। वो पूछ रहा था। जी। अनम ने इस बात में सही लाया था। ये कहानी जो हानि और आरजे से शुरू हुई, एक बहुत ही अजीब मोड़ से, जिसमें मैं ना जाने कहाँ से शामिल हो गया था, मुझे खुद समझ नहीं आई। एक लड़की का पैदाइशी निशान, जिससे मुझे सालों पागल किए रखा, मुझे बांधे रखा, लेकिन वो चमक, वो निशान मेरे लिए नहीं था। मैंने जब भी उसे देखना चाहा, उस निशान की चमक ने मुझे नजरें झुकाने और रुख मोड़ने पर मजबूर किया कि मुझे देखने की इजाज़त नहीं। हर कहानी में एक तीसरा होता है, लेकिन मैं हैरान हूँ, इस कहानी में किसी तीसरे को आने ही नहीं दिया गया। जब मिकी ने आने की कोशिश की तो आरजे मौजूद था। जब मैडी ने आने की कोशिश की तो मून मौजूद था। जब हर शाम ने आना चाहा तो रूहान जबील दीवार बनकर खड़ा था। किसी तीसरे को आने ही नहीं दिया गया। दो लोगों ने एक दूसरे से नफरत की और फिर मोहब्बत भी। ना कोई तीसरा उन लोगों को पसंद कर सका और ना ही मिला सका। आपको लगता है कि आरजे ने आपके साथ गलत किया था? अगर वो ऐसा ना करता तो क्या होता? क्या वो कभी आरजे से रूहान जबील तक का सफ़र तय कर पाता? अल्लाह कुछ बंदों को चुन लेता है जिन्हें आजमाया जाता है,
और उन्हीं के ज़रिए दूसरों को इम्तिहान में डाला जाता है। आपको लगता है कि आपके साथ बुरा हुआ? क्या कभी आपने सोचा कि अगर ऐसा ना होता तो क्या होता? अगर अल्लाह ने किसी और को चुन लिया होता तो क्या आज आपको रूहान मिलता? यकीनन नहीं, उसी लड़की को मिलता जिसे उस कर्ब से गुजारा जाता। आप खुशनसीब उम्मे हानम, आपको आजमाया गया और आजमाइश अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों की ही करता है। जो आरजे ने किया वो एक सल्फाइड की तरफ से एक फितरी अमल था। वो हमेशा कहता था कि इंसान को शिद्दत पसंद होना चाहिए। अमेरिका में उसका स्कूल टीचर था जो कहता था कि फेल हो जाओ या टॉप कर जाओ, ये पास होने वाले लोग मुझे नहीं पसंद। और ये शिद्दत पसंदी उसकी शख्सियत का हासा बन गई। वो मिकी वाली बात जानकर दो तरह से ही रद्द-ए-अमल का इज़हार कर सकता था। वो एक सल्फ़ाइड है या तो बिल्कुल खामोश रहता, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। और नंबर 2 वैसा ही करता जैसा आरजे ने किया था। वो आम लोगों की तरह नहीं था जो थोड़ा गुस्सा करें या नाराज़ हो या फिर मान जाए। उससे वही किया जो उसकी फितरत में था, जो हमारे नज़दीक गुनाह है। आनम गौर से उसे सुन रही थी। पानी। हशाम का गला खुश्क हो चुका था। आनम ने उठकर उसे ग्लास में पानी डालकर दिया। हशाम ने घूंट-घूंट पिया था। मुझे लगता था कि वो सिर्फ़ उम्मे हानम से माफ़ी माँगना चाहता है। उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा बाद में हुआ। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने अपनी पसंदीदी की वजह से शादी का कहा, हालांकि मुझे उसका कोई हक नहीं था। पता है, जिस दिन उससे निकाह का ड्रामा किया था उसी दिन उसकी ज़िंदगी से हर लड़की निकल गई थी। उसे लगता था कि उसका दिल भर गया है, लेकिन ये मामला ही कुछ और था जो मुझे बाद में समझ आया। 2 साल पहले मैं हज पर गया तो रूहान से कहा, चलो हज पर चलते हैं। उससे कहा कि मैंने हानम से कहा था 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आज मुझे लग रहा है कि ये मुहावरा मुझ पर फिट होता है। मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि वहाँ जाऊँ। शर्म आती है मुझे अल्लाह से। किसी का दिल दुखाकर, किसी को मौत के मुँह में धकेल कर उस मालिक के घर पर हाथ लगाते हुए मुझे हया आती है। और फिर मेरे बार-बार कहने पर भी वो नहीं गया। लंदन में वो अकेला नहीं था। उम्मे हानम की यादें उसके साथ थीं। उससे शुमाइल नियाज़ी के हाथों खुद की जान को गँवाया था और फिर एल्फ को नहीं अपनाया जो एक बेहतरीन लड़की थी। मैं जब सोचता हूँ तो हैरान होता हूँ कि कोई इतनी मोहब्बत भी कर सकता है। इस दास्तान के 6 पहर गुजर चुके हैं। नंबर 1 जिसमें हानम और आरजे की इब्तदाई ज़िंदगी थी। नंबर 2 जिसमें वो दोनों यूनिवर्सिटी में इकट्ठे थे। नंबर 3 जिसमें हानम अंधेरों की दुनिया की बासी बनी, जिसमें उसने एंजल की ज़िंदगी जी। नंबर 4 जिसमें आरजे की तड़प का दौर था, उससे नगर नगर हानम को ढूंढा। नंबर 5 जिसमें आरजे को अंधेरों का बासी बनाया गया, उससे उसका सब कुछ छीनकर अल्लाह ने उसे इंसान की औकात दिखाई। और नंबर 6 जिसमें वो आरजे रूहान जबील बना, लोगों के दिलों को फतह किया, हानम को दोबारा पाया। और अब नंबर 7 सबसे खूबसूरत पहर का आगाज़ हुआ है और सबसे मुश्किल भी है और सबसे हसीन भी। मुश्किल इसलिए कि रूहान जबील ने ये जो रास्ता चुना है वो सच्चाई का रास्ता है, मुश्किलात से भरा हुआ, लेकिन हसीन इसलिए कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, हर मुश्किल में, हर कदम पर, और हमेशा साथ रहोगे। आनम की आंखें नम हुई थीं। उसके लब कँप-कँपाए थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई थी। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, क्या आप पूरा करेंगी? हशाम की बात पर आनम ने तड़प कर उसे देखा था। रूहान जबील का साथ कभी भी मत छोड़ना उम्मे हानम। उससे अपनी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त की है। उसका हर कदम पर साथ निभाना। शायद मैं ना रहूँ, उसकी मुश्किल में उसे हौसले देने के लिए। उसके पास सिर्फ़ आप रहोगी, सिर्फ़ आप। हे से शुरू होकर मीम पर ख़त्म होने वाली हानम। मीम यानी मोहब्बत, जो लोग मोहब्बत पर ख़त्म हो जाते, और आपका नाम भी मीम पर ख़त्म होता। हानम की इंतहा भी मोहब्बत ही है। वादा करें मुझसे, आप रूहान का हमेशा साथ निभाएंगी? मैं वादा करती हूँ हमेशा साथ निभाऊंगी। आनम ने रोते हुए मुश्किल से जवाब दिया। पर शाम के अंदर सुकून सा उतर गया था। उसे बस यही चाहिए था और उसे पूरा यकीन था आनम साथ निभाने वालों में से थी। हशाम ने सुकून से आंखें मूंदी थी। शायद उससे मस्जिद बोला नहीं जा रहा था। हानम कपकपाते लबों और गुलाबी आंखों से अपने सामने पड़े उस शख्स को देख रही थी जो शहंशाहों जैसा वसा सकता था, जो पेरिस में एफिल टावर के करीब अगर रुककर एक नज़र किसी को देख लेता था तो उसे पत्थर का बनने पर मजबूर कर देता था। हश शाम। टूटे फूटे अल्फाज उसके लबों में दम तोड़ गए थे। कुछ लोगों के मुँह से अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है। और शाम ने आंखें खोली थीं। उसकी पलकें नम थीं।
अब आपको जाना चाहिए वरना सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराया था। आनम को अपना आप लरसा महसूस हुआ था। वो एक झटके से उठी थी और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। वो लड़खड़ाते कदमों से कमरे से बाहर आई थी। आनम का सर पूरी तरह से चकरा रहा था। आनम, तुम ठीक हो? रूहान जो बाहर इंतजार कर रहा था, आनम को यूं लड़खड़ाते देखा तो उसे कंधों से थामते हुए पूछा, मैं ठीक हूँ। आनम ने धड़कते दिल के साथ जवाब दिया था। तुम्हें घर जाना चाहिए। आनम, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही हो। रूहान फिक्रमंदी से कह रहा था। आनम वाकई बहुत थक गई थी। पहले शादी की थकन और अब कल से वो अस्पताल में ही थी। ठीक से खा नहीं पाई थी और ऊपर से परेशानी। ठीक है। आनम ने जाने के लिए हामी भरी थी। वो मज़ीद यहाँ नहीं रुक सकती थी। उससे रोना आ रहा था। तुम बैठो यहाँ, मैं जवाद को बुलाता हूँ। रूहान ने उसे सोफे पर बैठाते हुए कहा था और खुद बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। तुम्हें खाने पर तवज्जो देनी चाहिए। मुझे तुमसे इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। रूहान उसे ज़बरदस्ती खाना खिला रहा था जबकि हशाम नखरे कर रहा था। तुम हो ना समझदार इंसान। हशाम मुस्कुराया था। मैं मजाक नहीं कर रहा। रूहान ने उसे घूरी से नवाजा। मैं भी संजीदा हूँ। हशाम की आंखों में शरारत थी। देखो शामू काका, ज़्यादा ओवर एक्टिंग की ज़रूरत नहीं है। ये नखरे अपनी बीवी को दिखाना मुझे नहीं। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। रूहान चिढ़ गया था जबकि हशाम उसकी बात सुनकर हंस दिया था। उसे रूहान का ये अंदाज बहुत पसंद था। माही ने ये मंजर कमरे के बाहर से देखा था। शीशे के उस पार फासला कम था उसके और हशाम के दरमियान, लेकिन उसमें ये फासला मिटाने की हिम्मत नहीं थी। वो नम आंखें लिए उसे देख रही थी। हशाम को हंसता देखकर वो भी मुस्कुराती थी और उसकी हालत देखकर फिर से रोती थी। कुछ देर बाद रूहान कमरे से निकला तो वो रूह बदल कर खड़ी हो गई थी। दुपट्टे की मदद से आंखों में उमड़ते आंसू को साफ किया। यूं रोने से क्या होगा? अकब से रूहान की आवाज़ उभरी थी। माही एकदम उछली। कब? मैं तो नहीं रोई। वो बड़बड़ाई। एक बार बात कर ले उससे, अच्छा लगेगा। वो कहकर रुका नहीं था, जा चुका था। जबकि माही एक बार फिर हशाम की तरफ मुतवज्जा हो चुकी थी, जो अब आंखें मूंदे लेटा था। तू मुझको भूलता ही नहीं। मैंने कोशिश रही सही कर ली। ये मत कहना कि माहिन हमदान मुझे माफ़ कर चुकी है। हशाम उसकी मौजूदगी को महसूस कर चुका था। वो आंखें बंद किए ही जवाब दे रहा था। माही उसकी बात सुनकर हैरान हुई थी। मैं चाहता हूँ कि माहिन हमदान मुझे कभी माफ़ ना करे बल्कि नफ़रत करे। माही हमदान तो बस मोहब्बत करना जानती है, उससे और कुछ सीखा ही नहीं। हशाम ने आंखें खोलकर उसे देखा था। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, अलोही चमक। कुछ देर तक गहरी खामोशी छाई रही थी। हशाम उसे देखता रहा था। फिर वो पलटी और कमरे से बाहर निकल गई थी। अभी कुछ देर में मोहसिन वो पत्थर टूट जाएगा। मैं उसकी सर्द मेहरी पर मोहब्बत मार आया हूँ। कभी कभी हमारी तमाम दुआएं जैसे आसमान तक पहुंच ही नहीं पाती, उम्मीदें जैसे टूट जाती हैं। कुछ ऐसा ही सईद जमील खानदान में हुआ था। पिछले 2 दिन ठीक गुजरे थे जबकि शाम से हर शाम की तबीयत बिगड़ गई थी। उसे सांस नहीं आ रहा था, सीने में शदीद दर्द था और फिर वही हुआ था जिससे हर शख्स डर रहा था। वो चला गया था, हमेशा के लिए, कभी ना वापस आने के लिए। रूहान उसके पास था जब उसकी रूह ने परवाज़ किया था। कयामत का लम्हा था। उसके चेहरे पर पसीना और उसकी टूटती सांसें रूहान जमील को पत्थर का बना गई थी। हशाम, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, सुना तुमने? तुम धोखा नहीं दे सकते हमें। लेकिन जाने वाले कब पलटते हैं, वो कब आहें सुनते हैं, उन्हें कब तरस आता है। सिसकियों पर उन्हें तो बस जाना होता है और कुछ लोगों को जाने की बहुत जल्दी होती है और हशाम जबील उनमें से एक था। वहाँ जबील को अपना दिल रुकता हुआ महसूस हुआ था। बाहर बादल जोर से गरजा था और अंदर जैसे रूहान जबील का दिल फट गया था। वो हशाम जबील के बेजान वजूद से लिपट गया था। राहदारी में परेशानी से टहलती और दुआएं मांगती माही ने एक पुकार सुनी थी। डॉक्टर मासद करने के बाद जा चुके थे। माही की हर तरफ घुटी घुटी सिसकियां गूंज गई थी। माही को लगा था वक्त रुक गया था। उससे शीशे के पार हरशाम के बेजान वजूद को एक नज़र देखा था। मदिया उससे लिपटी हुई थी, बेजान जैसे बेजान हो चुकी थी। हर शख्स के चेहरे पर खौफ फैल गया था। मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा, आज के दिन, इसी वक्त। एफिल टावर के करीब वो जादूगर शहर फूंक रहा था। माही का दिल डूब गया था। 10 साल बेलौस मोहब्बत की थी उससे हशाम जबील से।
कह देना आसान होता है, कोई 10 सालों को मोहब्बत में गुजारे तो पता चले। और इस साल वो सब कुछ छोड़ गया था। वो शख्स जितना मजबूत था, उतना ही कमज़ोर साबित हुआ था। ना वो अपनी खुशी पूरी कर सका था, ना बीजान की और ना माही की। वो किसी को दुःख नहीं देना चाहता था, लेकिन वो आज सबको एक गहरा ज़ख्म दे गया था। भाई उठ जाए ना, आप तो कभी इतनी किसी को परेशान नहीं करते थे, कभी किसी को रोने नहीं देते थे। आज सब रो रहे हैं, आप उठे, आँखें खोले, देखें ना, सब आपकी वजह से परेशान हैं। मदिया जैसे पागल हो गई थी और अब से उसे सँभालना मुश्किल हो गया था। माही ने एक नज़र बीजान और सिया जमील को देखा, जिनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी जैसे लुट गई थी। बीजान सिया जमील के सीने से सर टिकाए रो रही थी। चुप कर जाओ सब। हशाम सो रहा है, उसे नींद आई है। रूहान दबी दबी आवाज़ में चिल्लाया था और फिर उसके सराहने के करीब रखी कुर्सी पर बैठा, उसके खूबसूरत हाथों को थाम रखा था। उस शख्स के दर्द का अंदाज़ा तो माही भी नहीं लगा सकती थी, जो बच्चा पैदाइश के बाद 4 साल तक खामोश रहा था। जब वो बोला तो पहला लफ्ज़ उसकी ज़ुबान से हशाम अदा हुआ था, और हशाम आज उसे छोड़ कर गया था। उसका मरना यकीनी था। वो शख्स जो अपनी माँ के मरने पर नहीं रोया था, वो अब हशाम के पहलू में बैठा उससे उठने की गुजारिशें कर रहा था। एकदम सब कुछ साकित हुआ था। माही ने अपना धड़कता दिल बंद होते महसूस किया था। उसकी समाज जवाब दे गई थी। उसका दिमाग सुन हो चुका था। वो तो हशाम से मोहब्बत की दावेदार थी। वो जा चुका था और वो अब तक जिंदा थी। माही, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। वो पलटी थी। हानम उसके पास खड़ी थी। एक ही पल के लिए उसके नाजुक होठों पर खुशकी थी। उसके चेहरे पर जैसे वीरानी थी। हानी, वो हशाम। माही के लब फड़फड़ाए थे। हौसला करो भाई। जाने ये अल्फाज हानम के मुंह से कैसे अदा हुए थे। वो हमें छोड़कर नहीं जा सकता ना, वो जिंदा है ना, हशाम जिंदा है ना। माही ने हानम को कंधों से पकड़कर झंझोड़ा था। हानम फूट फूट कर रोती थी। बोलो ना, हशाम को कुछ नहीं हुआ है, हशाम जिंदा है ना। वो हंसियाने अंदाज में चिल्लाई थी। वो ठीक है ना, वो जिंदा है, बोलो ना, वो जिंदा है। आहिस्ता आहिस्ता माही की आवाज़ मधम हो गई थी। वो नीचे बैठती चली गई थी। उसका वजूद होले-होले काँप रहा था। उसका दिमाग मानने से इनकारी था कि वो हशाम जा चुका था। ना आसमान फटा था और ना ही ज़मीन। हाँ, अलबत्ता आसमान रोज़ रो रहा था। हशाम को कुछ नहीं हुआ, हशाम ज़िंदा है, हशाम ज़िंदा है। भाई की ज़ुबान हशाम का वर्ड कर रही थी। हानम उसके साथ नीचे बैठ गई थी। चुप कर जाओ ना सब लोग, मेरा हशाम सोया हुआ है। अंदर रूहान हशाम के चेहरे को देखते हुए सबको चुप करवा रहा था। बोलो ना, हशाम ठीक है ना? सबसे कह दो खामोश हो जाए, उसे तंग ना करे। माहिर माही उन सबसे खामोश होने की इल्तिजा कर रही थी। उन दो लोगों ने एक शख्स से जैसे इश्क किया था, उसकी ज़ात से, उसके किरदार से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सईद जमील ने आगे बढ़कर हशाम की आंखों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छे से बंद किया था। रूहान ने एक झटके से सर उठाकर अपने बाप की तरफ देखा, जो रो रहे थे, और फिर जैसे अंधेरा छा गया था। माही को सब पसे मंजर में ज़्यादा महसूस हुआ था। वो आवाज़ खो रही थी और फिर कुछ देर बाद हर तरफ मुकम्मल और गहरी खामोशी छा गई थी। बिछड़ा इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स भरे शहर को वीरान कर गया। वो एफिल टावर के सामने बैठी थी। आज 1 माह हो गया था। माही ने नम आंखों से एफिल टावर को देखा था, जहाँ वो शख्स पहली बार उससे मिला था और फिर यहीं मिलने का वादा किया था। उसे वहाँ हंसते मुस्कुराते लोग, मोहब्बत के पंछी, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसे अपने सामने वो शख्स खड़ा नजर आ रहा था, जो उसका सब कुछ था। वो दोनों उसके सामने खड़े थे, माहिर हमदान और आशाम जबील। वो दोनों को देख रही थी। एक शख्स की आंखों में पागलपन था, तो दूसरा थोड़ा बेजार था। मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। जाने उससे ये जुमला क्यों कहा था, वो आज तक समझ नहीं पाई थी। उसके उजड़ी हालत और वीरान आंखों पर पेरिस भी उदास हो गया था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो आज ही पेरिस आई थी। ये 1 महीना उससे पाकिस्तान में कैसे गुजारा था, ये बस वही जानती थी। कुछ दुख नाकाबिले बयान होते हैं, कुछ हादसे नाकाबिले फरमोश होते हैं। माही का दुख कोई नहीं लिख सकता था। वो जिंदा थी, लेकिन जिंदगी तो जैसे रूठ गई थी। माही, चलो उठो, बहुत देर हो चुकी है। एला ने उसे बाजू से पकड़कर उठाया था। उससे माही की हालत नहीं देखी जाती थी।
माही बिना कोई जिद किए उठ गई थी और एला किसी रिपोर्ट की तरह पकड़कर उसे वहां से ले गई थी। हानम चाय का कप हाथ में पकड़े कमरे में दाखिल हुई थी। कमरे में नीचे कालीन पर रूहान बैठा था। उसके हाथ में हशाम की तस्वीर थी। मुस्कुराता हुआ हशाम जमील। रूहान उससे बातें कर रहा था। ये मंजर देखकर हानम का दिल जैसे फटा था, लेकिन वो पिछले 1 महीने से यही मंजर देखती आ रही थी। हाँ जमील दूसरों के सामने कितना ही मजबूत और समझदार क्यों न नजर आता हो, लेकिन अकेले में वो यही काम करता था, हर शाम से बातें। हानम कभी उसके इस काम में दखल अंदाजी नहीं करती थी, लेकिन आज वो रोहान की तरफ बढ़ी थी। वो चाय का कप मेज पर रखने के बाद रोहान के साथ नीचे बैठ गई थी और गौर से हशाम की तस्वीर देखने लगी थी। हशाम आपसे ज्यादा प्यारे थे, है ना? वो आम से लहजे में पूछ रही थी। रोहान ने कोई जवाब नहीं दिया था। उसने हशाम की तस्वीर को सीने से लगा लिया था। हानम ने हाथ बढ़ाकर वो फोटो फ्रेम रोहान के हाथ से ले लिया था, जिस पर रोहान ने चौंक कर हानम को देखा था। कुछ लोगों से बातें करने के लिए हमें चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती, वो मुस्कुराई थी। कुछ लोग यहाँ बसते हैं, से मुस्कुराते हैं। कुछ लोगों का मस्कन ये होता है। उससे रूहान के सीने पर दिल के मुकाम पर हाथ रखते हुए कहा था। रूहान नम आंखें लिए उसे देख रहा था। आप यहाँ झांक कर देखें, वो आपको यहाँ मिलेंगे। आनंद की बात सुनकर रूहान ने आंखें बंद की थी। मिस्टर सल्फाइड, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। शाम जमील उसे चिढ़ा रहा था। रूहान ने फट से आंखें खोल दी थी। कुछ लोग हमारे अंदर बसते हैं और वो हमसे दूर कभी नहीं जाते। और भूल गए आप, जब आपने उम्मे हानम को मुर्दा समझा था, क्या वो आपको छोड़कर गई थी? वो हमेशा आपके साथ रही थी ना? यकीन करें, हर शाम हमेशा आपके साथ रहेगा। हानम ने रूहान का हाथ थामते हुए कहा था। रूहान ने उसका हाथ पकड़कर अपनी नम आंखों से लगाया था और अस्बात में सर हिला दिया था। हानम मुस्कुरा दी थी। वो उसके दर्द को कम नहीं कर सकती थी, लेकिन बांट तो सकती थी ना, और वो ऐसा ही कर रही थी। वो बीजान के कमरे में उनके घुटनों से टेक लगाए बैठा था। बीजान सोफे पर बैठी थी। बाहर चमकीली धूप निकली थी, लेकिन ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं जानता हूँ मैं हशाम की जगह नहीं ले सकता बीजान, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि उन जैसा बन सकूँ। वो काफी हद तक बेहतर उर्दू बोल रहा था। उसका लहजा ब्रिटिश था। तुम्हें पता है बेटा, हशाम कहा करता था कि इस हवेली में उसकी दुल्हन बनकर ऐसी लड़की आएगी जो इस हवेली की शान और शौकत का मुकाबला कर सके, जो पुरवकार हो। मुझे अपने हशाम के लिए ऐसी लड़की मिल चुकी है। अब तुम मेरे लिए हशाम हो। जाओ उस लड़की को ले आओ जिसकी तलकीन तुम्हें हशाम ने की है। बीजान ने नम आंखों और भीगे लहजे में कहा था। जॉर्डन ने सर उठाकर उन्हें देखा था। बीजान उसके बालों को सहला रही थी। वो आंसू जब्त करने की कोशिश कर रही थी। जॉर्डन को हशाम के इंतकाल की खबर एला ने दी थी, जिसे सुनकर वो दंग रह गया था, जिससे वो खुद अपने हाथों से मारना चाहता था। वो शख्स खुद ही दुनिया छोड़ गया था। वो पाकिस्तान आ गया था। जब वो हवेली पहुंचा तो ज़िया जबील उससे लिपट कर रोए थे। जॉर्डन का दिल सख्त नहीं था, बल्कि वो बदले की आग में इतना सख्त दिल बन गया था। उससे एक बार माही की उसकी माँ के वास्ता देने पर हाथ से पिस्टल फेंक दिया था। वो आना नहीं चाहता था, लेकिन ना जाने क्यों आ गया था। और बीजान को देखकर उसे अपनी माँ याद आ गई थी। वो एकदम डर गया था। उसे लगा था उसे धुतकार दिया जाएगा, लेकिन नहीं। बीजान ने आगे बढ़कर उसकी पेशानी पर प्यार किया था। वो उनका भी बेटा था, सगा ना सही, सुतेला ही सही। शाम ने मरने से पहले बीजान को सब बता दिया था और वादा लिया था कि बीजान जॉर्डन को अपना बेटा ही समझेगी। उसे सारी जिंदगी यतीमी में गुजारी थी, और फिर बीजान जानती थी नफरत को नफरत से नहीं, मोहब्बत से खत्म किया जाता है। सईद जमील ने भी जॉर्डन को खुले दिल से कबूल किया था। शाम खुद तो चला गया था, लेकिन खानदान की उस हादसा रवायात पर कारी सर्ब लगा कर गया था, जिन्होंने मार्था की जान ली थी। जया जबील को कभी खुश नहीं होने दिया था। बीजान को उदास रखा था, शाम को बांध कर रखा था। जिन्होंने माही का दिल तोड़ा था, उसकी मौत एक बहुत बड़ा पैगाम छोड़ गई थी, जिसे सब पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपसे वादा करता हूँ बीजान, मैं हशाम की हर ख्वाहिश को पूरा करूँगा। जॉर्डन ने सदके दिल से वादा किया था, और बीजान नम आंखें लिए मुस्कुरा दी थी। मिस्टर आरजे उर्फ सल्फाइड आपसे मिलने कोई आया है, जल्दी तशरीफ़ ले आए। जॉर्डन ने स्टडी रूम में किताबों के दरमियान बैठे रूहान से कहा था। रूहान ने चौंक कर उसे देखा था। उसका अंदाज बिल्कुल हशाम जैसा था। वो कितनी ही देर उसे तकता रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो? जॉर्डन ने सवालिया नज़रों से पूछा था।
रूहान ने सर से पैर तक उसे देखा था। वो काफ़ी हद तक हशाम से मुशाबत रखता था। वो अचानक अपनी जगह से उठा और जॉर्डन की तरफ बढ़ा था। जॉर्डन को समझ नहीं आ रहा था वो उसे क्यों देख रहा था। इससे पहले वो कुछ कहता, रूहान ने उसके गले में अपने बाजू डाल दिए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हशाम के साथ किया करता था। अब वो उससे लिपटा खड़ा था, अपने आंसू जब्त करने की कोशिश कर रहा था। हशाम ने कहा था वो हमेशा उसके साथ रहेगा, और आज रूहान को उसकी बात समझ आई थी। वो दोनों भाई थे और एक दूसरे से बहुत ममासलत रखते थे। जॉर्डन उसकी इस हरकत पर दंग रह गया था। बहुत बहुत शुक्रिया जॉर्डन, तुम इस हवेली में आए हो। रूहान ने उससे अलग होते हुए कहा था। ये एक लंबी बात है जिसमें मेरा माफ़ी मांगना भी बनता है, लेकिन इस वक्त तुमसे कोई मिलने आया है। जाओ पहले मिल लो। ठीक है। रूहान अस्पात में सर हिलाता कमरे से निकल गया था। रूहान लाउंज में आया तो हानम सोफे पर बैठी थी और उसके पास व्हीलचेयर पर एक लड़की बैठी थी, जिसे देखकर वह हैरान रह गया था। शुमाइल न्याजी, और वो भी मुल्तान में। रूहान को यकीन नहीं आ रहा था वो व्हीलचेयर पर थी। रूहान को देखकर उसकी आंखों में नमी उभरी थी। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। मैंने अपनी जिद और अना में तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी और अपनी तरफ से ले भी चुकी थी, लेकिन मैं भूल गई थी ये दुनिया मकाफात अमल है। देखो, आज मैं चलने के काबिल नहीं। मेरा खुद का एक्सीडेंट हो गया था। और अदामा तो शर्मिंदगी के लिए कह रही थी। आपको क्या लगता है मिस शुमाइल नियाज़ी कि मुझे खबर नहीं होगी? मेरे साथ ये हादसा किसने करवाया था? रूहान की बात पर वो चौंकी थी। ठीक होने के बाद मैंने सबसे पहला काम यही किया था और सुराग भी लगा लिया था, लेकिन जब पता चला कि इस हादसे के पीछे तुम्हारा हाथ था तो खामोश हो दिया और माफ़ कर दिया। शायद तुम अपनी जगह ठीक थी। शुमाइल उसकी बात सुनकर दंग रह गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने बैठा शख्स आरजे ही था। मैं आरजे नहीं हूँ। आपका ताल्लुक और दुश्मनी आरजे से थी। मैं रूहान जबील हूँ। मुझसे ना आपका कोई ताल्लुक है और ना कोई दुश्मनी। वो जैसे उसकी सोच बढ़ गया था। शुमाइल के पास कहने को कुछ बचा ही नहीं था। बुरे हाथ से बड़े बड़े लोगों का गुरूर तोड़ देते हैं, और शुमाइल ने आज से भी मुंह की खा चुकी थी। तुम्हें अब वापस आ जाना चाहिए रूहान बेटा। अलनूर को तुम्हारी ज़रूरत है। डॉक्टर बासित उसे लंदन वापस जाने का कह रहे थे। सब कुछ अधूरा था। यहाँ मुल्तान की ज़मीन में हर शाम दफन था। रूहान का दिल नहीं करता था इस शहर को छोड़कर जाने को। मैं कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, तुम्हें जल्द आना होगा। और हशाम भी तो यही चाहता था ना कि तुम बहुत आगे जाओ। जी। रूहान ने आंखों में आई नमी को साफ करते हुए कहा था। मुझे उम्मीद है तुम सब संभाल लोगे क्योंकि तुम अब हशाम हो। रूहान ने अपने सामने खड़े जॉर्डन से कहा था। वो और हाना लंदन वापस जा रहे थे। अपने हशाम पर पूरा भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। उससे मुस्कुराकर यकीन दिलाया था। बीजान ने हानम की पेशानी पर बोसा दिया था। वो उनकी हर शाम की पसंद थी और उनके शाह बेटी की बीवी। बीजान को वो हर लिहाज से अजीज थी। एक भोजन शाम में ढेरों धुआं के हज़ार में वो दोनों लंदन के लिए रवाना हो चुके थे। वो कल्फ लगे सफ़ेद कपड़े पहने, कंधों पर स्याह चादर फैलाए, लॉज में उस दीवार के सामने खड़ा था जिस पर एक तस्वीर लगी थी, अशाम जबील की तस्वीर। वो भी कल्फ लगे सफ़ेद कपड़ों में मलबूस था, कंधों पर चादर फैलाए, टांग पर टांग जमाए। वो खूबसूरती से मुस्कुरा रहा था, आंखों में अलोही सी चमक थी। तस्वीर के बाहर खड़ा अशाम तस्वीर के अंदर मौजूद हशाम को गौर से देख रहा था। देखो, आज मैंने बहुत कुछ संभाल लिया है, जैसा तुम चाहते थे। तुमने अपने आखिरी खत में जो जो कहा था मैंने वैसा किया है। बस एक काम रह गया है, सबसे अहम काम। मैं कल पेरिस जा रहा हूँ। तुम दुआ करना वो मान जाए। वो तस्वीर से मुखातिब था। वाकई उसे सब संभाल लिया था। इलाके के मामलात, गद्दी पर बैठने के मामलात। सईद जबील उससे बहुत खुश थे। तुम्हें पता है इंसान जिंदा होते हुए दुनिया फतह करता है और तुमने मरकर सब कुछ फतह कर लिया। वो नम आंखें लिए कह रहा था। वो ठीक ही तो कह रहा था। वो रूहान और हानम को मिलवा गया था। वो बीजान और सईद सयाज जबील के दरमियान की सनमहरी को ख़त्म कर गया था। वो उसे इस खानदान का हिस्सा बना गया था। वो सईद जबील को उनकी खुद हादसा रवायात से बाहर निकलने पर मजबूर कर गया था। उससे क्या खास काम किया था? कुछ भी नहीं। उससे सिर्फ मोहब्बत की थी। हर शख्स से, इंसान से मोहब्बत की थी उसने। और आज मोहब्बत ने उसे फातह बना दिया था। अच्छा बेटा, अकब से बीजान की आवाज़ उभरी थी। वो चौंक कर सीधा हुआ। जी भी जान। वो उनकी तरफ बढ़ा था। मेरा बेटा अहम मकसद के लिए जा रहा है। अल्लाह उसे कामयाब करे। आमीन।
बीजान ने उसका सदका उतारा था। उनकी आंखें झिलमिला रही थी। आप फिक्र ना करें, मैं कामयाब लौटूंगा। वो पुरइत्मीनान था। मुझे यकीन है मेरे बच्चे, मुझे यकीन है। बीजान नम आंखों से मुस्कुराती थी।